नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जो मुद्दा पहली बार चर्चा में नहीं है, कई दशकों से चर्चा में रहा और ये मुद्दा पहली बार देश में लागू नहीं हो रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक देश एक चुनाव की। और अब चर्चा इसलिए है क्योंकि अब कुछ समय बाद हो सकता है कि इस तरह की चर्चाओं को, इस तरह की अटकलों को विराम लग जाए कि देश में एक देश एक चुनाव कब लागू होने वाला है। क्योंकि आज रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट के में प्रस्ताव रखा गया था और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अब सदन में इस पर चर्चा होने वाली है। तो धीरे धीरे शने शने एक एक कदम अब देश उस ओर बढ़ रहा है जब हम एक देश एक चुनाव की नई तस्वीर और नई तस्वीर देखने वाले। बिल्कुल, तो वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का जो एनडी सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, तो प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर ये एजेंडा था। और लोकसभा चुनाव के दरमियान घोषणा पत्र में भी सबसे ऊपर इसको रखा गया था। और आज जिस तरह से कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और विधेयक के रूप में अब ये लोकसभा में पेश किया जाएगा। और इसी को लेकर एक तरफ एनडीए की बात की जाए, मोदी सरकार की बात की जाए, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की बात की जा रही है। कमेटी ये कह रही है कि 2029 तक इसको लागू किया जा सकता है। तमाम सारे प्रावधान है, तमाम सारी चीज़ें हैं अगर उस दिशा में आगे बढ़ा जाता है। लेकिन कई विपक्षी ऐसे दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में है डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, स्वागत करूंगा सर आपका। हमारे साथ में गोपाल जैन जी, गोपाल जी आपका स्वागत है। राममोहन चौकसे जी है, राममोहन जी आपका स्वागत है। आलोक सिगरी साहब हमारे साथ में हैं, आलोक जी मैं आपका स्वागत करता हूं। रमेश शर्मा जी हमारे साथ में हैं, रमेश जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ में दिनेश जैन जी भी हैं, दिनेश जी मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आप सभी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषकों का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। जो बात कही जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन, हालांकि चर्चा इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में कुछ सवालों के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये इसी टर्म में, सरकार के इसी टर्म में इसे लागू करने की योजना है। और जो मोदी 3.0 का टर्म है, इस टर्म में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम आने के बाद जब पहली एनडीए की बैठक हुई थी उसी में कहा था कि तीसरा टर्म जो सरकार का है वो बड़े और कड़े फैसले लेने का है। तो क्या ये वो बड़ा फैसला हो सकता है या फिर कुछ और भी इस टर्म में देखने मिलेगा? आपके पास आऊँगा रमेश शर्मा जी चर्चा की शुरुआत करने के लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन, हमारा जो प्रश्न है कि वास्तव में कितनी प्रासंगिकता है एक देश एक चुनाव की। क्योंकि यदि इसको लागू करना है तो संविधान में कुछ संशोधन भी करने पड़ेंगे, बिना संशोधन के ये लागू नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या वर्तमान में देश को एक देश एक चुनाव की जरूरत है? कितनी प्रासंगिकता है इस विधेयक की? देखिए, मोटे तौर पर एक देश एक चुनाव की ज़रूरत है। और भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो अगर आप देखें 1962 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव सब साथ होते थे। आगे चल करके विभिन्न कारणों से जो राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का सिलसिला केंद्र ने लगाया, कहीं कहीं संवित सरकार बनी और गिरी। तो ये आधार पर उसके बाद इसमें फिर गड़बड़ी आना शुरू हुई। शुरू के 3 इलेक्शन लोकसभा विधानसभा सब साथ ही हुए थे। और मोटे तौर पर जब से ये अलग अलग चुनावों का सिलसिला चला कि अभी लोकसभा के चुनाव, अभी विधानसभा के चुनाव, अब नगर निगम के चुनाव, अब पंचायतों के चुनाव, तो अब एक चुनाव से निकल करके दूसरे चुनाव में और एक आचार संहिता से निकल करके दूसरी आचार संहिता, इसमें कई बार जनहित के सारे निर्णय प्रभावित होते हैं और जन सामान्य का दिमाग भी केवल चुनाव में उलझा रहता है। वो राष्ट्र के, समाज के विकास की तरफ बात ही नहीं कर पाता। राजनीतिक मुद्दे इतने हावी हो जाते हैं कि वो देश हित पर हावी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो आज अभी खबरें आ रही हैं, जैसा कि आपने कहा है कि रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट के आधार पर अब ये संभवतः दिसंबर के जो लोकसभा सत्र है अभी इसको लोकसभा में आना है, उसके बाद ये पारित होगा। तो जो संकेत अभी आ रहे हैं कि एक चरण में तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव हों और दूसरे चरण में सारे जो स्थानीय निकाय हैं, नगर निगम, उनके सारे के सारे चुनाव हों। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा बात है। जहाँ तक आपने विपक्षी पार्टियों का कहा है तो करीब 47-48 कुल टोटल छोटे बड़े राजनीतिक दल देश में हैं। इसमें 15-16 को छोड़ करके ज़्यादातर लोग 28-30 राजनीतिक दल इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर लोकसभा में भी आएगा तो बिना किसी कठिनाई के ये विधेयक पारित हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बिना किसी कठिनाई के, हालांकि
जैसे कि आपने उल्लेख किया कि कुछ राजनीतिक दल इसके विरोध में भी हैं, लेकिन वो विरोध कितना वाजिब होता है, क्योंकि यहाँ बात है कि बहुमत में सरकार है, जी। एनडीए की सरकार बहुमत में है और कई राजनीतिक दल उनके साथ में हैं, और जो प्रमुख उनके गठबंधन के सहयोगी हैं वो भी इसका समर्थन यदि कर देते हैं तो ये आसानी से पारित हो जाएगा। जैसा बिल्कुल। शर्मा जी ने और कहा। सूरज जी, दूसरी तरफ जिस तरह से जैसे ही केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूर किया, उसके बाद तमाम सारी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। खासतौर पर अगर हम विपक्ष की बात करें, जी। एक तरफ अगर सरकार की दलील इसको पीछे कि किस तरह से अगर तमाम सारा खर्च बचेगा, और इसके पीछे तमाम सारी दलीलें हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन उसकी सहयोगी, इंडिया की सहयोगी समाजवादी पार्टी इसका समर्थन कर रही है। हाँ। तो इससे यह है कि पूरा इंडिया, पूरा विपक्ष इसके विरोध में नहीं है, और इसीलिए संभावना है कि ये जब लोकसभा में जाएगा तो ये विधेयक तो पास वहाँ पे मंजूर हो जाएगा। मैं सीधे डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी के पास में आता हूँ। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, वन नेशन वन इलेक्शन कितना प्रासंगिक है? क्या अब वर्तमान, हालांकि अगर शुरुआती दौर में आज़ादी के बाद देखा जाए तो शुरुआती दौर में व्यवस्था रही है, लेकिन फिर जिस तरह से ये व्यवस्था अलग तरीके से हुई, लोकसभा अलग, विधानसभा अलग, क्या कितना प्रासंगिक लगता है आपको अभी ये? राजेश जी, चूंकि इसके पहले जैसा जी। आदरणीय रमेश जी ने कहा था जी। और वो पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं कि जी। यह एक बहुत बड़ा निर्णय होगा। हम्म। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तीसरे टर्म में हाँ। बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे, जी। तो मेरा ये मानना है कि देश की प्रगति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बातों को रमेश जी ने कहा है उससे आगे चल के जी। मैं ये मान के चलता हूँ कि इलेक्शन हमारे यहाँ पूरे 5 साल चलते हैं हाँ। और इससे विकास प्रभावित होता है। राजनीतिक दलों की जो इच्छा से है, राजनीतिक दल साल भर ये उलझाए रखें तो पब्लिक के डेवलपमेंट के काम कब हो पाएंगे? स्कूल की परीक्षाएं रोक दी जाती हैं, सड़कों के निर्माण रुक जाते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य, और कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा का, कभी नगर पालिका का, कभी जनपद का, कभी मंडी का, कोई ना कोई चुनाव चलते ही रहते हैं। तो इसमें जिस तरीके से, चूंकि आपने जो कहा है, अब राजेश जी ने जो बात कही और इसके पहले जो आपने, पाठक जी आपने जो बात कही, मेरा ये मानना है कि यह देश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें जो विरोध करता है, चूंकि जिस तरीके से आपने इसके पहले कहा था कि कड़े निर्णय जो लेने जा रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी तरफ से एक नागरिक होने के नाते देश के, मैं ये मान के चलता हूँ कि देश की जनता को हक है, क्योंकि ये उसका करोड़ों अरबों रुपए उसका पैसा होता है, उसके टैक्स का पैसा होता है। इतनी ज्यादा आर्थिक बर्बादी होती है चुनाव में। मुझे तो ऐसा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी, वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी, वन नेशन वन एग्रीकल्चर पॉलिसी, इस पर आगे सरकार बढ़ेगी। और वन नेशन वन जो व्यापारी हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ अलग अलग बहुत सारे वो बने हुए हैं, इसमें इतना % टैक्स, इसमें इतना % टैक्स, क्योंकि जीएसटी जब लाए थे उसमें पेट्रोल डीजल को क्यों छोड़ दिया गया? मेरा ये मानना है सबसे ज्यादा अगर राहत मिल सकती है तो पेट्रोल डीजल पे मिल सकती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ बाकी चीजों को भी अगर सरकार आगे लाएगी तो ये देश हित में होगा। और इसके लिए बाकी कामों के लिए किसको याद किया जाएगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर ऐसे निर्णय हो जाते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी ही देश में, अगर मोदी जी को आने वाले 100-200 साल तक लोग याद करेंगे कि उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी लाए हैं, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, हर एक के लिए एक सा होना चाहिए। क्या क्या वजह है कि आलोक सिंघई जी के लिए अलग पॉलिसी और शिशिर उपाध्याय के लिए अलग पॉलिसी? क्यों भाई? देश के नागरिक जितने हम हैं उतने ही आलोक जी भी हैं ना, तो आलोक जी के लिए भी वो होना चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे कि कुछ सरकार की योजनाओं का, आप चूंकि हम और आप पत्रकारिता क्षेत्र में हैं, तो मैंने एक स्टोरी की जिसमें मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को, किसान मर रहा था, बाढ़ आई थी, सूखा राहत का कुछ बट रहा था, वो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के परिवार को कलेक्टर साहब जाके गए, दे के आए उनको मुआवजा। और आज तक, उस 13 की बात है ये, आज तक उन किसानों को जिनकी फसलें चौपट हो गई थी, उनको नहीं मिल पाया था। तो फिर समान नागरिकता संहिता भी आसानी से लागू हो जाएगी? यस, होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है सूरज जी कि इस देश को अगर आगे ले जाना है और हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो हमें इस तरीके की पॉलिसी लाना पड़ेगी। अगर हम इस पर जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हर हमारे अधिकार बराबर हैं, हम देश के नागरिक हैं, तो हमें सब क्यों मिलना चाहिए, आपको ज्यादा हमको कम? बिल्कुल सही है। हमने कोई अपराध कर दिया है क्या कि पैदा होके? तो सबको बराबर का हक मिलना चाहिए और सब
देश में तभी प्रगति हो पाएगी जब हम क्यों किसी को कहें कि ये छोटा है ये बड़ा है, सही है। सब बराबर है, हमारे अधिकार बराबर है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हमारे अधिकार बराबर है, हमारी राष्ट्रीयता बराबर है और संविधान हमें बराबर के अधिकार देता है, संविधान से भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदत्त होते हैं वो सभी के लिए बराबर होते हैं, तो फिर असमानता ना हो और असमानता मिटाने की दिशा में ये कदम बढ़ाया जा रहा है। एक देश एक चुनाव, तो ये सबसे बड़ी प्रासंगिकता है वर्तमान में। जैसा कि उपाध्याय जी आपने कहा कि खर्चे बचेंगे, देश की जनता का समय बचेगा, विकास कार्य जो अवरुद्ध होते हैं वो अवरोध हट जाएंगे, तो एक विकसित भारत की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं उसकी गति तेज हो जाएगी। यही बात लेकर के आना चाहूंगा मैं गोपाल जी आपके पास कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ने की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति, राजनीतिक दलों के निजी स्वार्थ भी लगे हुए हैं। यदि एक देश एक चुनाव लागू होता है, 2029 का चुनाव यदि इस पैटर्न पर होता है पूरे देश में, तो क्योंकि कुछ राज्यों में अभी चुनाव होने वाले, पुडुचेरी में है, गोवा में है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में है, ये सारे चुनाव जो हैं 2029 से पहले हो जाएंगे। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर 2027 में यदि चुनाव होते हैं तो ये 2027 का जो चुनाव होगा, क्या उनका कार्यकाल केवल 2 साल का रहेगा कि वो 2029 में सारी विधानसभा भंग हो जाएंगी और फिर पूरे देश में एक साथ लोकसभा, विधानसभा, यहाँ तक कि पंचायत और जिला पंचायत के सारे चुनाव एक साथ होंगे, निकाय चुनाव एक साथ होंगे। तो वो तस्वीर जब आएगी तो यहाँ राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति, उनके जो निहित स्वार्थ हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, तब विरोध की स्थिति नहीं उभरेगी क्या? सूरज जी, सबसे पहले मैं ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है देश की तरक्की के लिए जी, और जिन्होंने भी इसको मूल्य अमला पहना रहे हैं जी, वो सैकड़ों साल तक याद किए जाएंगे और वो साधुवाद के, धन्यवाद के पात्र हैं। एक देश है एक चुनाव, ये लगभग 50 साल लेट हुआ है, लेकिन जब जागे तब सवेरा है। इससे हमारे देश की गति बढ़ेगी और जिस स्पीड से हम अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ रही है, चुनाव की आचार संहिता के नाम पर पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था शिथिल पड़ जाती थी। कोई आदमी काम नहीं करता था, गलत काम होते थे, सही काम होना नहीं है। एक किसी भी बाबू से लेके अफसर को, कर्मचारी को एक बहाना होता था, फाइल नहीं बढ़ाना है, आचार संहिता है। अरे भैया, आचार संहिता, रामनवमी मनाना है तो आचार संहिता है, जन्माष्टमी मनाना है तो उन्होंने बहाना मार दिया कि नहीं साहब आचार संहिता है। और देश के आम आदमी पे इतना बुरा प्रभाव पड़ता था। वो हमारे जितने संसाधन थे, उन संसाधनों को चुनाव के नाम पे जितना दुरुपयोग किया जाता था, और बहुत सारे तो आज जैसा कि शिशिर जी ने कहा, कुछ असामाजिक तत्व और कुछ गलत लोग जो है वो इन चुनावों को एक उद्योग के रूप में मानते थे। हाँ। और वो इन चुनावों में कर्नल्स जो होते थे उनके लिए तो एक जश्न का माहौल होता था। पेटियां लूटना, दंगे करना, करवाना, ये तब नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बाद ये चीजें नहीं होंगी, इसकी कौन गारंटी ले रहा है? नहीं, इसकी गारंटी तो वो जो इनके आका हैं उन्हें जब समझ में आ जाएगा कि रोजाना हम इतना मैन पावर और इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ। क्योंकि फिर संसाधन हमारे पास ज़्यादा होंगे, पुलिस फोर्स हमारे पास ज़्यादा होगा, व्यवस्थाएं ज़्यादा होंगी, तो इस तरह की चीज़ें नहीं न्यूसेंस क्रिएट। लेकिन आपने कहा पुलिस फोर्स ज़्यादा होगा, आज हम देखते हैं कि कहीं अगर चुनाव है तो दूसरे राज्यों से केंद्रीय बल बुला लिया जाता है उस राज्य में, क्योंकि उस राज्य में उतना फोर्स नहीं है, उतना बल नहीं होता है, तो केंद्रीय बल बुला लिया जाता है। फिर जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तब ये स्थिति कैसे सुधरेगी? और आज कुछ राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं, लोकसभा का चुनाव पूरे देश में एक साथ होता है, लेकिन कई राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ में नहीं होते हैं। तब जो संसाधन चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वो संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, फिर तो एक खर्चा बढ़ेगा। फिर नहीं, लेकिन अभी जितना खर्चा बढ़ता है और वो खर्चा घूम फिर के आम आदमी के कंधे पे आता है। हाँ। अभी वर्तमान में जितने संसाधनों की वजह से आम आदमी पीड़ित होता है, आज भी आप लोकल अखबारों में देख लीजिए, जब भी चुनाव में लोकल क्रिमिनल्स इतने बढ़ जाते हैं, सटोरिये, दंगाई, दारू माफिया, चुनाव के टाइम, क्योंकि उन्हें उनकी कैलकुलेशन पत्रकारों से भी ज्यादा तेज रहती है, बदमाशों की। चलिए ठीक है, आपने कहा कि उस समय इन चीज़ों की दृष्टिपात से यदि इन दृष्टिकोण से देखें तो ये चीज़ें अंकुश लगाई जा सकती है। और फिर उसके बाद में एक बात और आती है यहाँ राजेश जी, जो बात आती है निष्पक्षता की, कि चुनाव प्रक्रिया पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं
कि जो दल हार जाता है, जो पक्ष हार जाता है, वो कहता है कभी ईवीएम को दोष दे दिया जाता है, कभी अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद में ये जो प्रक्रियाएं चलेंगी जब वन नेशन वन इलेक्शन यदि लागू हो जाता है, क्योंकि अब जो गति हम देख रहे हैं कि मार्च में कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी थी, आज कैबिनेट में उसको स्वीकारोक्ति मिल गई है, अब वो सदन में जाएगी, उच्च सदन में जाएगी, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देंगे तो वो कानून बन जाएगा, पूरे देश में लागू हो जाएगा। ये उसके बाद निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठेंगे, इसको लेकर भी सवाल पैदा होता है कि वास्तव में क्या स्थितियां। देखिए सूरज जी, इस पर तो सवाल अभी से उठने लगे। जैसे ही कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिली, हाँ। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, हाँ। वो सवाल खड़े करने लगी है कि कहीं ना कहीं मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। मोदी सरकार अपने हिसाब से सारी व्यवस्थाएं करना चाहती है। तो सवाल तो अभी भी उठ रहे हैं और आगे भी इसको लेकर सवाल उठेंगे। लेकिन मूल यही है कि जिस तरह से जो तमाम सारी दलीलें हैं, और आपने जिस तरह से कहा एडजस्टमेंट की बात की थी, अगर 23 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या जिन राज्यों में चुनाव हुए तो उनको 29 तक ले जाना होगा। ये कोविड कमेटी ने कहा है। कई राज्य 26-27 में जहां पर चुनाव होना है वो पहले ही समाप्त हुए जाएंगे। और इसके पीछे तमाम सारी चीजें हैं कि कहीं असेंबली भंग हो जाती तो उस समय क्या होगी। ये तमाम सारी चीजें कमेटी के उसके एजेंडे में है। मैं इसी चीज पर अब मैं सिंघई साहब के पास में आता हूँ, आलोक सिंघई जी के पास में, कि इसके पीछे ठीक है वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, देश के हित में है। एक साथ जब चुनाव होंगे और जो बात आती है वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी बात आ जाती है, विधानसभा में देखें अच्छी वोटिंग परसेंटेज होता है, लेकिन लोकसभा में गिर जाता है। लेकिन फिर जनता में उत्साह भी रहेगा कि एक बार ही उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। मेरा सिंघई साहब आपसे सवाल है कि किस तरह की चुनौतियां हैं। अच्छा तो है, लेकिन चुनौतियां किस रूप में देखते हो? जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2029 तक इसको लागू करना है, ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने सख्त डिसीजन लिए हैं, उनको लागू किया है, उनको देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि ये भी संभव है। सबसे बड़ी चीज इसमें जो है अभी क्या है, ये चुनाव इसमें फैसला जो है राज्यों की सरकारों को भी लेना है। राज्यों को अपनी विधानसभा में पारित करना है, वो प्रस्ताव पहुंचाना, उसके बाद में देश में ये कानून बन पाएगा। तो ये लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अभी से इस पे जन जागरण शुरू हो गया है। और ये कोविड राष्ट्रपति कोविंद जी ने जो रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट तो एक तरीके से खाका है, प्लान है, वर्क प्लान है, और इसको लागू करते समय इसमें कई बदलाव भी होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरे देश में कंसेंसस बनाने का प्रयास है। और जैसे अभी ये चिंता जाहिर की गई कि भाई इतने सब जब मशीनरी नहीं है, अभी नहीं हो पाता है, आप नहीं रोक पाते हैं गड़बड़ियां, तब कैसे रोक पाएंगे? तो यही इसी बात के लिए तो एक इलेक्शन है। मतलब जैसे शिशिर जी कह रहे थे कि अलग अलग पॉलिसी होना चाहिए, हर क्षेत्र में जो है सुधार होना चाहिए, तो अब वो सुधार पूरे देश में वैचारिक आधार पर किए जा रहे हैं। जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी काम करती है, साल भर में एक बार उनकी विचारधारा तय करते हैं वो कि हमें किस लाइन पे जाना है। हमने 91 में यदि फैसला किया कि हमें मुक्त बाजार की व्यवस्था पे जाना है, आज तक नहीं लागू कर पाए। भाजपा की सरकारों ने उन सुधारों को लागू किया, लेकिन भाजपा की सरकारें कई जगह जो है सरकारीकरण लागू कर दे रही। तो ये जो विचारों को लेके असमानता है, ये असमानता दूर करने के लिए एक इलेक्शन बहुत जरूरी है। देश एक बार तय करे साल भर में कि हमें किस दिशा में जाना है, 5 साल में तय करे कि हमें किस दिशा में जाना, फिर उसको लागू कैसे करना है, इस पे काम किया जाए। और सबसे बड़ी चीज जो है, जैसे कहा जाए सुरक्षा की जरूरत, भाई आप हर किसी एक व्यक्ति पे, हर नागरिक पे एक पुलिस वाला नहीं दे सकते। आपको इस काम के लिए बड़े पैमाने पे जन जागरण करना पड़ेगा। जनता की सलाह से, जनता के साथ से पूरी सुरक्षा लागू की जा सकती है, पूरी व्यवस्था लागू की जा सकती है। आप ये देखेंगे पहले को पॉलिटिकल पार्टियों के अधिवेशन होते थे, गदर मच जाता था, लड़के लूट कर देते थे। लेकिन वही एक संस्कारित पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जब तैयारी की, तो बड़े बड़े अधिवेशन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं होती। आप ये देखें कुंभ जैसे आयोजन होते हैं, इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हुआ इलाहाबाद में, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये प्रशिक्षण के कारण हो पाया। जब आप नागरिकों को प्रशिक्षित कर लेते हैं तो बहुत बड़े बड़े काम बहुत चुटकियों में हो जाते हैं। युद्ध भी जीतने में भी यही फॉर्मूला लगता है। तो ये जो देश के दिशा बदलने वाला फैसला है, और निश्चित रूप से ये लागू होगा, पूरे देश को शिक्षित किया जा सकता है और लोकतंत्र बहुत पावरफुल बन के आगे आएगा। और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। इस पे जितनी चर्चा की जाएगी, जितनी डिबेट की जाएगी, उतनी इसकी गलतियां दूर की जा सकती हैं और सुधरे हुए रूप में इसको लागू किया जा सकेगा। सही कहा कि जितना विमर्श होगा उतनी स्वच्छंदता इसमें आएगी। और यदि कहीं कोई खामी है, हालांकि जैसा कि है कि 18,826 पेजों की रिपोर्ट सौंपी है, 5 सुझाव दिए हैं कोविड कमेटी ने, लेकिन यहाँ जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो अध्यक्षता में कमेटी बनी थी,
उनमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। और जैसे कि आपने उल्लेख किया कि राज्यों के विधानसभा में इसको पारित करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 14 में जिन बातों का, जिन अधिकारों का उल्लेख किया, राज्य सरकारों को जो अधिकार दिए गए उनका प्रयोग करते हुए वो राज्य सरकारें भी इसके समर्थन में जब बात करेंगी, यहाँ जब विरोध की बात आ रही है, क्योंकि यहाँ विरोध भी हो रहा, आपने जो जिक्र किया है, ओवैसी ने विरोध किया है, ममता बनर्जी पहले इसके खिलाफ रही है। अब जो बात आ रही है यहाँ पर, हालांकि जैसे आपने कहा कि इंडी गठबंधन जो है पूरा एक इसके विरोध में नहीं है, समाजवादी पार्टी इसका समर्थन भी कर रही है, लेकिन राममोहन चौकसी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से सियासी गलियारों में कई बार दबी जबान में ये बात कही गई, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए गए कि वो तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हैं, और यदि वो ये चुनाव, क्योंकि हमने देखा 2024 के पहले ये चर्चाएं हो रही थी कि यदि वो ये चुनाव जीत गए तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। अब ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, इसको लेकर भी जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि क्या ये जो बात विपक्षियों द्वारा कही जाती है कि उन्होंने कहा यदि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो जो पार्टी केंद्र में रहेगी, जो पार्टी जनता को फ्रीबीज दे रही है, जो पार्टी जनता को सुविधा दे रही है, पूरे देश में एक माहौल बनेगा उस पार्टी के पक्ष में, उस व्यक्ति के पक्ष में, और फिर दूसरे दलों की सरकारें नहीं आ पाएंगी और फिर एक दलीय व्यवस्था कहीं लागू ना हो जाए, ये शंका व्यक्त की जा रही है एक देश एक चुनाव को लेकर के विपक्षी दलों के द्वारा। देखिए सूरज जी, जहाँ तक बात उसकी एक देश एक चुनाव की बात है जी, तो ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। दूसरी बात यह है कि मैं वही बहुत पुराना शेर है कि लम्हों ने कथा की सदियों ने सजा पाई। जी बिल्कुल। तो कुछ जो लम्हे थे जिन्होंने जो गलती कर दी थी उनको सुधारने का मौका अब आया है। और आप ये देख लीजिए कि 2014 के बाद से एक के बाद एक चीज़ को उत्तरोत्तर सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और रहा सवाल इसका, यदि इसकी जो कमेटी बनाई गई है तो उस कमेटी पे आपको गौर फरमाना पड़ेगा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो है वो एक बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी है, उस कमेटी ने पूरा लगातार अध्ययन करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, पूरा एक सर्वेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है। और जैसा कि रमेश शर्मा जी ने पूरा उसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी, आलोक सिंघई ने बताया, शिशिर उपाध्याय जी ने बताया, वो सच बात है। और रहा सवाल इसका कि ये जो विपक्षी दल है ये आरोप प्रत्यारोप लगाएगी या इल्ज़ाम लगाएगी, तो मुझे तो ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा दौर गुजरा है देश में जब विपक्ष ने आरोप नहीं लगाए हों। जैसे कि अभी कल उनका जन्मदिन था, नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, कल ही उनके 100 दिन पूरे हुए थे। तो उन्होंने 100 दिन जब पूरे नहीं हुए थे तो यही विपक्षी दल जो है लगातार उन पर उंगलियां उठा रहा था कि 100 दिन हो गए तो आपने क्या कर लिया, 100 दिन हो गए तो आपको क्या कर लिया। तो उन्होंने गुजरात में जाके बताया कि हमने 100 दिन में क्या क्या काम किए और वो काम उनके सामने है। तो देखिए उनका तो उनके एजेंडे में सब चीज़ शामिल है। और जैसा कि आलोक सिंघई जी ने बताया कि बहुत लंबी प्रक्रिया है, एकदम से ये लागू नहीं होगा। अभी ये विधानसभा में भी इसमें विचार विमर्श होगा, अपना प्रस्ताव वो लोग भेजेंगे, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। हो सकता है कि आने वाले चुनाव जो है, जो 2029 में है, उसमें भी एक साथ ना हो पाए, लेकिन उसके बाद जो भी चुनाव होंगे मैं ऐसा मानता हूँ कि वो एक साथ एक देश एक नेशन ये माना जाएगा कि ये जो लागू होगा उसके पहले परिसीमन हो चुका होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि सदन में जो नया भवन बना है संसद का, उसमें सीटें लगभग 1000 के आसपास कुछ रखी गई हैं। तो ये माना जाएगा कि सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी राज्यों की विधानसभा में और केंद्र में भी। बिल्कुल सूरज जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये जिस हिसाब से वो देखिए, इस भाजपा सरकार की, एनडीए सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी एक बहुत अच्छी खासियत यह है कि वो प्लान जो करते हैं, जैसे कि देखिए उन्होंने कहा है कि तो हम 2047 की बात कर रहे हैं। तो यदि हम 2047 की बात करें तो हम अभी 2024 में बात कर रहे हैं। यानी वो आने वाले समय की योजनाओं को अपने ध्यान में रखते हुए, उस समय की जितनी स्थितियां परिस्थितियां हैं और जिसका भी विरोधाभास है, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी चीज़ वो ऐसा छुपे में नहीं कर रहे हैं, सब ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, पब्लिक के सामने है, एक एक चीज पब्लिक के सामने दिखाई दे रही है। सही कहा आपने कि सारी चीजें पारदर्शिता के साथ हैं और देश में कुछ नया होने वाला है। यदि ये नया हो रहा है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन यहाँ एक बात जरूर ध्यान देने योग्य है, क्योंकि राजेश जी एक बात जरूर है, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने कहा कि जनगणना की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि जनगणना की घोषणा जैसी होगी, जनगणना का कार्य पूरा होगा तो फिर जनगणना के बाद में नई संख्या के आधार पर परिसीमन होगा। नई संख्या के आधार पर परिसीमन के पश्चात में सीटें घटेंगी और बढ़ेंगी और उसके बाद में ये वन नेशन वन इलेक्शन
लागू होगा, क्योंकि जहां आरक्षण देना है, चाहे महिला की सीट आरक्षित करनी हो या किसी वर्ग विशेष की आरक्षित करनी हो, अनुसूचित जाति की करनी हो, अनुसूचित जनजाति के लिए करनी हो, पिछड़ा वर्ग के लिए करनी हो, सामान्य सीट करनी हो, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया जो है ये जनगणना के बाद होनी है। तो ये जैसा कि अभी चौकसी जी ने जो बात कही कि ये पूरी प्लानिंग के साथ और एक एक बिंदु पर विचार करने के बाद में इस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। और सूरज जी, जिस तरह से मोदी सरकार के 2 टर्म देखे, उसमें तमाम सारे फैसले, ऐसे फैसले भी आए जो लंबे समय से इतिहास बने हुए थे। और ये भी बिल्कुल तय है कि ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि कड़े और बड़े फैसले होंगे, और उस दिशा में मोदी सरकार, क्योंकि जब 100 दिन पूरे हुए तो पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद गुजरात में जब उन्होंने संबोधित किया वहां पर, तो उन्होंने सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया। 15 अगस्त को इसका जिक्र उन्होंने किया था, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और तभी से इसको लेकर जो गति है वो तेज हो चुकी थी। यही कारण है कि रामनाथ कोविंद ने तकरीबन 18,626 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। तो मुझे लगता है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि एक तरफ जो विपक्ष है वो इस पर कई जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे ओवैसी हो चाहे ममता, इस पर सवाल खड़े कर रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए ये चीजें हो रही हैं। क्या इससे व्यक्तिगत एनडीए को, बीजेपी सरकार को, मोदी को कुछ फायदा होगा? सीधा इसी सवाल को लेकर मैं दिनेश जैन जी के पास में आता हूं। क्या दिनेश जैन जी, जिस तरह का ये डिसीजन लिया गया है, इससे क्या इसलिए डिसीजन है कि एनडीए को इससे फायदा हो, इससे बीजेपी को फायदा हो, मोदी को है, या ये पूरे सर्वव्यापी रूप में आप इसको देखते हैं? देश एक बहुत अच्छा कदम उठा रहा है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अलग अलग राज्यों के जब इलेक्शन होते हैं तो उस समय भी पूरा देश जो है प्रभावित होता है, देश के कामकाज और प्रगति प्रभावित होती है। उसी तरह से जब राष्ट्र के इलेक्शन होते हैं तब तो सभी राज्यों के होते ही हैं, लेकिन अलग से जब किसी राज्य के इलेक्शन होते हैं तब अक्सर ये होता है कि फ्री बीच की बात बहुत ज्यादा की जाती है। अलग अलग पार्टियां बहुत ज्यादा सुविधाएं देने की बात करती है और वो उस राज्य में अगर दे दी जाती है लेकिन बाकी देश को फिर वो चीजें नहीं मिलती है। तो इस तरह से जो असमानता है जिससे गरीब और बेरोजगार वर्ग लगातार प्रभावित होता जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि ये एक देश एक इलेक्शन से देश का करोड़ों अरबों रुपए तो बचेगा ही। हर राज्य में 2 बार इलेक्शन होने से जो पूरी की पूरी राज्य की व्यवस्थाएं महीने 1.5 महीने के लिए डंप हो जाती है, सारी सरकारी मशीनरी उसी काम में लग जाती है, ये हर राज्य का 1.5 महीना बचेगा जो प्रगति में काम आएगा। तीसरी बात है कि देश के अंदर एक अजीब सा माहौल हो गया है, बार-बार इलेक्शन होने से, 6-6 महीने में इलेक्शन होने से लोग एक राजनीतिक प्रपंच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देश को अभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत लंबी प्रगति करनी है, हमें विश्व में अपना एक स्थान बनाना है, इसलिए एक देश। लेकिन जैन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता, आपने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि ऐसी स्थिति में एक देश एक चुनाव हो गए, सभी राज्यों में विधानसभा का गठन हो गया, चाहे वो किसी भी दल की सरकार बने, राज्य में या केंद्र में, वहाँ यदि कोई दल अल्पमत की सरकार में आता है और बीच में वो सरकार गिरेगी, तो क्या फिर बाकी समय राष्ट्रपति शासन रहेगा वहाँ पर, या फिर वहाँ फिर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे या उपचुनाव की स्थिति बनेगी? इस दिशा में विचार किया जाना आवश्यक है क्या? नहीं, मैंने जो सुना है कि जो भी गठबंधन बनेगा वो इस शर्त पर बनेगा कि 3 साल तक वो अपना समर्थन वापस ना ले सके। नहीं, सरकारी अल्पमत में है, किसी को बहुमत नहीं मिला, तो उस कंडीशन में यदि सरकार ही अगर अल्पमत में है तो इन परिस्थितियों के अंदर कोई ना कोई आपको विशेष योजना लगानी पड़ेगी कि वहां पर किस तरह से स्थितियों को संभाला जाए, वरना ऐसा होगा कि जो केंद्र में सरकार में उसी को लाभ मिलेगा, क्योंकि नेचुरली राष्ट्रपति शासन में तो केंद्र शासन का शासन होता है। तो हमें इस विषय के अलावा जब पूरे देश की जो चुनाव होते हैं और वहां पर भी अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उसका भी हमें कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, एक खाका तैयार किया गया है। बिल्कुल सही आपने कहा कि वो पूरी जो रिपोर्ट सौंपी गई, खाका तैयार किया गया और हर बिंदु पर विचार किया गया। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा करें, तमाम मेहमानों के साथ हमारी चर्चा जारी है। सभी मेहमानों का एक बार फिर स्वागत करता हूं और चर्चा निरंतर जारी रखते हुए रमेश शर्मा जी आपके पास आऊंगा। और मेरा आशा है कि मैं एक प्रश्न है और वो उस प्रश्न का सभी से मैं जवाब चाहूंगा कि क्रमशः समय की सीमा को देखते हुए कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दें। सवाल ये है, एक देश एक चुनाव, चुनौती और उसकी सुविधा, देश के खर्च, देश का विकास कितना टिका हुआ है एक देश एक चुनाव पर, सभी से मेरा यही सवाल है और इसके प्रश्न की अपेक्षा करता हूं। सबसे पहले रमेश शर्मा जी आपसे। देखिए, स्वाभाविक रूप से एक देश एक इलेक्शन होगा तो बाकी करीब 4.5 साल 4.5 साल पूरी सरकार और पूरा समाज देश के और समाज के विकास में लगेगा। एक प्रश्न का उत्तर जो आपने दिनेश जी से पूछा था उसका मैं देना चाहता हूँ। आपने कहा कि यदि किसी राज्य सरकार का चुनाव हुआ और वो बहुमत में नहीं आ पाई फिर क्या होगा? उसमें जो रामनाथ जी की रिपोर्ट में इसका प्रावधान है
जी। अगर सरकार किसी पर बहुमत में नहीं आई है और 3 महीने 4 महीने बाद उसके चुनाव हुए, जैसे दिसंबर 25 में अगर विधानसभा चुनाव हुआ और बहुमत में नहीं आई तो मार्च में 26 में इसका फिर से चुनाव होगा, लेकिन इसका जो अंतिम कार्यकाल है वो अंतिम कार्यकाल में ये 3 महीने उसमें कम हो जाएंगे और अंतिम जो चुनाव होगा वो सबके सब एक साथ होगा। जी। और अगर अंतिम समय में ये स्थिति बढ़ती है तो 1 वर्ष के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए उसमें प्रावधान है। हाँ। उसमें राष्ट्रपति शासन अंतिम 1 वर्ष के लिए होगा। जी। और जब ये वन नेशन वन इलेक्शन जब भी लागू होगा हाँ। तो जैसे मान लीजिए 29 में लागू हो रहा है तो 30 की विधानसभा चुनाव और 28 के विधानसभा चुनाव इन जी। सबको एकीकृत करके होगा चुनाव। जी। यहाँ एक शंका जरूर है, हालांकि मेरा एक ही प्रश्न था, लेकिन एक ही शंका उत्पन्न हो रही है, जैसे आपने जिक्र किया, क्योंकि हमने देखा है जीएसटी 1 जुलाई को जब लागू किया आधी रात को घंटा बजाएगा, उसके बाद में अभी तक उसमें संशोधन चल रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया लागू होगी इसमें आवश्यकता पड़ेगी बाद में संशोधन की क्या? निश्चित रूप से नहीं, इसमें संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रिपोर्ट कंप्लीट है जी। वो कंप्लीट रिपोर्ट है। अभी जिसके जब विवरण आ जाएंगे तो सारी चीज़ों के प्रश्नों के समाधान उसमें हैं। जी, बिल्कुल सही कहा कि वो सारे समाधानों के साथ में लागू किया जाएगा। और यही प्रश्न आपके पास आ रहा हूँ गोपाल जैन जी, कि एक देश एक चुनाव, चुनौती, सुविधा, देश का विकास। सूरज जी, देश का विकास सर्वोपरि है। इस एक देश एक चुनाव से देश का विकास बड़ी तेज गति से बढ़ेगा जी। पर्यावरण भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, संसाधन बचेंगे। अब देखिए क्या क्या पिछले लोग करते थे दुरुपयोग चुनाव का। एक बिहार में एक बार बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ में सरकार गरीबों को कुछ जो है ब्रेड और चावल बांटना चाहती थी, लेकिन नीचे बैठे हुए जो बाबू थे और छुड़वैया कर्मचारी, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, नहीं 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 हम नहीं कर सकते, आचार संहिता है। हाँ। अरे भाई आदमी मर रहा है, उसमें कहीं आचार संहिता है। ठीक है। इस तरह की बहुत सारे प्रसंग होते थे जी। हमारे देश का। मैं बहुत छोटे रिमोट एरिया से आता हूँ। हमारे यहाँ जब चुनाव होते थे तो मुरैना और उसके गांव के इंटीरियर में उस जमाने में जब बहुत कम बसें होती थी, उन बसों को भी चुनाव के नाम पे कई दिन पहले अधिकारी ना बताए हुए आरटीओ वाले अपने कब्जे में ले लेते। वो तो अभी भी होता है, अधिग्रहण तो अभी भी होता है। लेके उस होता है। अब तो थोड़ी बहुत लोगों पे मोटरसाइकिल भी हो गई है, थोड़े संसाधन बढ़ गए हैं। लेकिन उस टाइम पे गांव का आदमी जैसे कचहरी आना है, अस्पताल आना है, वो बस का इंतजार पूरा दिन बैठा बैठा करता था, और जब वो कचहरी नहीं आ पाता था तो उसका वारंट निकलता था, उसे जेल जाना पड़ता था। वो जो असुविधाएं हो रही थी वो उसमें अब सुधार आ सकता है कि सुधार आएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। और यही सवाल लेकर के राममोहन चौकसी जी आपके पास कि एक देश एक चुनाव, सुविधाएं, चुनौती, देश का विकास। देखिए सूरज जी, जो देश को प्रथम मान के आगे चलते हैं ना, प्रथम को रखते हैं, वो उनके मन की भावना है कि एक देश एक चुनाव हो, और इससे बहुत सारे हमारे पैसों की बचत होगी, हमारे लिए बहुत संसाधन हमारे बचत होंगे, और जो सब चीज़ें ये देश की दिशा में बहुत अच्छा काम होगा। बिल्कुल सही कहा कि ये देश की दिशा में विकास, देश के विकास की दिशा में बहुत अच्छा कदम होने वाला है। सक्सेना जी, इस तरह से हमारे मेरे दाएं और खड़े हुए सभी मेहमानों ने जो बात रखी, अपने अभिमत रखे हैं। क्या और मेहमान क्या कहना चाहते हैं? किसी सवाल को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। डॉक्टर शशर उपाध्याय जी, जो सवाल सूरज जी का है उसके साथ में एक पॉइंट में और जोड़ देता हूँ, क्योंकि इस पर भी सूरज जी ने जो सवाल खड़े किए थे कि अगर पहले 5 साल के लिए चुनी जाती सरकार 1 साल 1.5 साल, मध्य प्रदेश में भी हमने उदाहरण देखा है कि किस तरह से दल बदल हो जाता है, फिर सरकार गिर जाती है। ऐसे लीक पोल से भी कहीं ना कहीं जो कमेटी है उसको भी एक जो उसका सारी कमेटी जो सुझाव बनेंगे वो भी एक पुख्ता चीज़ें हों कि आगे भविष्य में एक रूपता के साथ ही सारे सिस्टम चले। और वो जो सवाल जो सूरज जी ने कहा, बिल्कुल राजेश जी, ये बहुत जो सूरज जी ने पूछा ये देश के लिए सार्थक है और देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये दिशा बदल देगा देश की अगर एक नेशन वन इलेक्शन होता है। दूसरा जो आपने कहा है, देखिए ये देश है, लोकतंत्र है, ऐसी समस्याएं आती रहेंगी, चुनाव वाले इसमें भी बहुत सारे संशोधन होंगे। मेरा ये मानना है कि अभी ये रिपोर्ट लागू होने के बाद भी, ये सदन में रखने के बाद भी, ये एक बार जब 29 में एक साथ होगा उसके बाद कैसी परिस्थिति बनती है, कैसे हालात बनते हैं, उन हालातों पर देश चिंतन करेगा। एक बात आलोक जी ने जो बात कही है मैं उससे बहुत सहमत हूँ कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि फेयर इलेक्शन हो। जब जन समाज को जोड़ा जाएगा, अवेयरनेस लाई जाएगी, जब जनता को हम उससे जोड़ेंगे तो जनता अपने हित के लिए गलत नहीं होने देगी।
तो मेरा ये मानना है कि पब्लिक को आगे आना होगा, पब्लिक को अपने साथ जोड़ना होगा। भाई कर्मचारी कितने हैं? मध्य प्रदेश में हम 8.5 करोड़ हैं और 7 लाख कर्मचारी हैं। तो देश की 140 करोड़ की आबादी को चुनाव कराना है, तो हमें सहभागिता आम आदमी की भी होना पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और थर्ड टर्म में उन्होंने पिछले 10 सालों में ये सीखा है कि जनता की राय लेकर, तो ये कोविंद जी की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका जो खाका तैयार होगा, देश भर की विधानसभाओं से स्वीकृति होगी और हर व्यक्ति ये चाहता है कि विकास, जो हमारा देश में 5 साल में कम से कम 365 दिन हम सिर्फ इसी काम में लगे रहते थे, उससे इतर होंगे और 4.5 साल, 4.25 साल विकास आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और ये सार्थकता होगा। आलोक सिंह जी, इसी सवाल के साथ इसमें 2 बातें हम कहना चाहते हैं, बहुत छोटे में कहना चाहते हैं कि एक तो पहली चीज है कि जो भी लागू करेगा इसको, उसको लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही, उसको लाभ मिलेगा। हाँ, विपक्ष यदि विरोध करेगा तो वो घाटा उठाएगा। तो ये जो है, ये जनमत है, देश का जनमत है, तो इसको तो लागू होना है। तो इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है। दूसरी चीज है ये कि लोग कहते हैं कि साहब उसमें ऐसी परिस्थिति में क्या होगा जब बहुमत नहीं आएगा, स्पष्ट विभाजन नहीं होगा। लेकिन वो सबके समाधान निकलते हैं। आप ये देखें, शादी विवाह होता है तो पति पत्नी के बीच में मेल होता है, उसके बाद में नहीं बनती तो तलाक की भी व्यवस्था होती। तो ये सारी व्यवस्थाएं बनेंगी धीरे धीरे। इस पे ही तो चिंतन होना है, चर्चा होनी है कैसे होना। तो ये दोनों चीजों के समाधान निकल आएंगे और अच्छा कदम है, लागू हो जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो इसको लागू करेगा उसको लाभ मिलेगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि इसको लागू करने में सबसे बड़ी समस्या इस समय यही आएगी कि जो विपक्षी दल है वो इसको लागू ना होने के पक्ष में बोलेंगे। तो इसके लिए जैसे कि 2029 में हमें यदि इसको लागू करना है, तो मान लो कि 2027 में किसी राज्य में अगर भाजपा की सरकार है तो उसको भंग करके राष्ट्रपति शासन वहां लगा है। लेकिन विपक्ष की कोई सरकार है और वो कहे कि हमारे 5 साल के लिए चुने गए थे, हमें 2 साल 3 साल हमारे बचे हैं, हमें उसे खत्म नहीं करना है, तो उन्हें इसका प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो भी पार्टी इसको लागू करती है, चाहे अभी 2029 में भाजपा लागू करे या कोई करे, लेकिन जो पार्टी लागू करेगी उसे सेक्रीफाइस खुद को करना पड़ेगा। कमेटी की रिपोर्ट में जो सुझाव है कि जिन राज्यों में 2027 में चुनाव है उनके विधानसभा का कार्यकाल ही 2029 तक का होगा, ये सुझाव दिए गए हैं। लेकिन उसको सवाल यही है ना कि वहाँ विपक्षी पार्टी नहीं मानेगी ना। तो इसलिए उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा कि वहाँ पर यदि सत्ताधारी पार्टी की सरकार है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो वहाँ समर्थन कर दिया है। कई राज्यों में तो नहीं करेंगे ना। अब जैसे मान लो ममता बनर्जी वाला राज्य या कोई और राज्य है तो वहाँ तो वो नहीं करेंगे। तो उन राज्यों में मेरा मानना है कि वहाँ चुनाव करा लिया जाए और यदि विपक्षी पार्टी आती है सत्ता में तो उसको तो जो है वो मतलब 1 साल और बढ़ा करके 5 साल के मतलब 6 साल का उसको समय दे दिया जाए। मतलब कुछ ना कुछ उनको समय बढ़ रहा है, एक्सटेंड कर दिया जाए। उनका 27 में कार्यकाल खत्म हो रहा है तो 29 तक उनको 2 साल मिल रहा है। तो फायदा तो सबको है। जी बिल्कुल। तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा यदि लागू करना है तो। सही कहा आपने कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ यदि खोना पड़ता है, ये कहावत कही जाती है। और यदि देश में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, देश की विकास की गति को पंख लगने वाले हैं और उसमें हम और आप सभी का विकास होने वाला है। क्योंकि राष्ट्र का विकास मतलब हमारा विकास, राष्ट्र के नायकों का विकास और राष्ट्र के लोगों का विकास, सब कुछ उसमें समाहित है। और यदि इस दृष्टिकोण से कदम उठाए जाने वाला है, और सभी मेहमानों ने हमारे कहा है, राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक लंबा अनुभव उनके पास है और उन्होंने अपने अनुभव से जो बात कही कि स्वागत योग्य कदम है, तो स्वाभाविक बात है कि उन्होंने भी नेशन फर्स्ट की बात कही है, राष्ट्र के हित की बात कही है कि राष्ट्र का हित है। इसलिए चाहे वो सत्ताधारी दल हों, विपक्षी दल हों, यदि वो एक सुर में आते हैं तो जनता भी उनका समर्थन करने के लिए तब तैयार होगी जब वो राष्ट्र के हित की बात करेंगे। और हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। आज सभी मेहमानों का डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आलोक सिंह जी, दिनेश जैन जी, राम मोहन चौकसी जी, गोपाल जैन जी, रमेश शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद करते हुए कल फिर ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।